अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ऐसी बात कहो जो सच भी हो और झूठ भी। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। सुबह की लालिमा जब संगमरमर की दीवारों पर झिलमिलाई तो सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। हवा में गुलाब की खुशबू थी, पर सम्राट के चेहरे पर सोच की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। दरबार लगने का समय नजदीक था और आज अकबर का मन कुछ नया करने का था। वे हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने में आनंद पाते थे, क्योंकि बीरबल कभी भी सीधी राह नहीं पकड़ते थे। उनके जवाबों में तर्क, व्यंग्य और हास्य का ऐसा संगम होता था कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता था। अकबर ने मन ही मन सोचा, हर बार बीरबल जीत जाता है, पर आज मैं ऐसी चुनौती दूंगा जिसका कोई उत्तर ही न हो। वे अपने मन में मुस्कुराए और तभी दरबार ने घोषणा की, हुजूर, बीरबल हाजिर है। बीरबल अपनी मुस्कान और सहज चाल के साथ दरबार में आए। उनकी आंखों में वही परिचित चमक थी जो अकबर को हमेशा सतर्क कर देती थी। दरबार में उस दिन सभी मंत्री, सेनापति, कवि और संगीतकार उपस्थित थे। तानसेन वीणा के तारों को धीरे धीरे छेड़ रहे थे। अकबर ने संकेत दिया, तानसेन, कुछ ऐसा बजाओ कि विचारों की गहराई बढ़े। तानसेन ने एक धीमी, रहस्यमयी धुन छेड़ी। पूरा वातावरण गंभीर और ध्यानमय हो गया। अकबर ने तभी अपनी नजर बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल, उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो तुम्हारे समूचे ज्ञान, तर्क और हाजिर जवाबी की परीक्षा लेगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर का आदेश ही मेरा सौभाग्य है। अकबर बोले, ऐसी बात कहो जो सच भी हो और झूठ भी। कोई चालाकी नहीं, कोई पहेली नहीं, सीधी बात जो मैं सुनकर मान लूं कि हाँ, ये दोनों हो सकती है। पूरा दरबार एक पल को सन्न रह गया। किसी ने सोचा, ये कैसे संभव है, क्योंकि कोई बात या तो सच होती है या झूठ। दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखें झपक रही थी, जैसे भीतर कोई विचारों का तूफान चल रहा हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल, आज तो तुम भी चुप हो गए। बीरबल बोले, जहां बादशाह अकबर जैसी बुद्धिमत्ता बैठी हो, वहां कोई भी जल्दी उत्तर नहीं देना चाहता। उत्तर तो दूंगा, मगर पहले सोचूंगा कि वो बादशाह को भी विचलित कर दे। अकबर ने ठहाका लगाया, अच्छा, तो सोचो, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। क्या सच में बीरबल हार सकते हैं? पहली बार शायद ऐसा हो। ऐसी बात भला कोई कैसे कह सकता है जो सच भी हो और झूठ भी? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, हुजूर, 3 दिन बहुत है, मगर कभी कभी उत्तर वही छिपा होता है जहां हम देखने की सोचते भी नहीं। पहला दिन, खोज की शुरुआत। बीरबल दरबार से लौटे तो सीधे अपने बगीचे में चले गए। उन्होंने अपने सेवक गोपाल से कहा, गोपाल, क्या तुम जानते हो कि ऐसी बात क्या हो सकती है जो सच और झूठ दोनों हो? गोपाल ने सिर खुजलाया, मालिक, अगर मैं कहूं कि आज बारिश होगी, तो अगर नहीं हुई तो झूठ, और अगर हो गई तो सच। मगर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? बीरबल हंस पड़े, यही तो कठिनाई है गोपाल। सच और झूठ एक साथ तभी हो सकते हैं जब बात देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करे। उन्होंने पूरी रात चांद की ओर देखकर सोचा, हर सत्य का कोई दूसरा पक्ष भी होता है। शायद उत्तर वहां है जहां सच और झूठ एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाए। दूसरा दिन, जनता की परख। दूसरे दिन बीरबल शहर की गलियों में निकले। उन्होंने सामान्य लोगों से बातें की। एक व्यापारी से पूछा, अगर कोई कहे कि तुम्हारा तौल ठीक है, तो क्या वो बात सच होगी? व्यापारी बोला, हुजूर, जो मेरा ग्राहक है उसके लिए तो झूठ, मगर मेरे लिए तो सच। फिर वे एक किसान से बोले, अगर कोई कहे कि इस साल फसल अच्छी होगी? किसान हंसा, ये तो मौसम पर है हुजूर। किसी के लिए सही
किसी के लिए गलत। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। सच और झूठ इस दुनिया में स्थायी नहीं होते। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन देख रहा है और कब। तीसरा दिन, एक रहस्यमयी योजना। तीसरे दिन सुबह बीरबल महल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। बीरबल ने प्रणाम किया और बोले, बाबा, अगर किसी से कहा जाए कि तुम फिर मिलोगे तो ये बात सच है या झूठ? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, ये इस पर निर्भर है कि कौन किस जन्म में किस रूप में मिलता है। जो आज झूठ लगे वो कल सच हो सकता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब वे सही राह पर हैं। उन्होंने मन में कहा, अब बस एक वाक्य चाहिए जो अकबर को सोचने पर मजबूर कर दे। 3 दिन बीत गए। दरबार में आज असामान्य भीड़ थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, समय पूरा हो गया। अब बताओ, वो कौन सी बात है जो सच भी हो और झूठ भी? बीरबल मुस्कुराए, झुककर बोले, हुजूर, मैं कहता हूं, आपके पिता आज जीवित है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी बात हुई बीरबल? मेरे पिता हुमायूं का देहांत वर्षों पहले हो चुका है। ये तो झूठ हुआ। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, जब तक आप अपने पिता की यादों को जीवित रखते हैं तब तक वे आपके भीतर जीवित हैं। आपके कर्मों में, आपके शासन में, आपकी स्मृतियों में। इसलिए ये बात सच भी है। लेकिन यदि शरीर की दृष्टि से देखें तो झूठ भी है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। क्या बीरबल ने सचमुच दोनों पक्षों को जोड़ दिया? अकबर ने कुछ पल मौन रहकर कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने मेरा दिल और दिमाग दोनों हिला दिए हैं। तुमने बात तो कही है, पर यह मेरा मन नहीं मानता कि यह सीधा उत्तर है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आपने ही कहा था, कोई चालाकी नहीं, कोई पहेली नहीं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और फिर भी आप चाहें तो इसे झूठ मान सकते हैं। यही तो इस वाक्य की शक्ति है। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम फिर जीत गए बीरबल, पर मैं मानूंगा नहीं कि यह अंत है। अगली बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तुम्हारी बुद्धि भी थम जाएगी। बीरबल झुककर बोले, जहां महाराज अकबर की चुनौती हो वहां बीरबल की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। उस रात बीरबल अपने घर लौटे, पर उन्हें नींद नहीं आई। गोपाल ने पूछा, मालिक, आज तो सब खुश थे, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? बीरबल बोले, क्योंकि अकबर की आंखों में आज मैंने एक अलग चमक देखी थी। वो संतुष्ट नहीं है। शायद अगली चुनौती इस उत्तर से भी कठिन होगी। और मुझे लगता है उन्होंने पहले से ही कुछ सोचा हुआ है। गोपाल बोला, मगर मालिक, आपने तो जीत ही लिया है। बीरबल मुस्कुराए, जीत तब तक जीत नहीं होती जब तक सम्राट पूरी तरह संतुष्ट न हो। बाहर आकाश में बिजली चमकी। कहीं दूर बादल गरजे। फतेहपुर सीकरी पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और उसी बारिश की धुन में बीरबल को अकबर की अगली चुनौती की झलक महसूस हुई, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। अब की बार बीरबल, सच और झूठ नहीं, जिंदगी और मौत की बात होगी। अगले दिन सुबह दरबार में फिर से चर्चा थी। क्या सच में अकबर ने बीरबल को अगली चुनौती देने की ठान ली है? कहा जा रहा है अगली बार सम्राट उनसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो किसी मनुष्य ने पहले कभी नहीं सुना। बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर प्रश्न नया है तो उत्तर भी नया होगा, और शायद इतिहास भी। अकबर की खिड़की से बीरबल की ये बात सुनी जा रही थी। सम्राट ने धीरे से कहा, बीरबल, अगली बार देखूंगा तुम्हारी बुद्धि कहां तक जाती है। आसमान में हल्के बादल थे, पर दरबार के भीतर जैसे कोई हलचल गूंज रही थी। राजमहल के गलियारों में सिपाहियों की आवाजें कुछ ज्यादा तेज थी। अकबर अपने निजी कक्ष में थे, और उनके सामने बीरबल का उत्तर, आपके पिता आज जीवित है, अभी भी उनके मन में गूंज रहा था। वो सोच में डूबे हुए थे। बीरबल ने हर बार जीत हासिल की है,
पर यह खेल अब इतना आसान नहीं रहना चाहिए। उनकी नजर सामने रखे एक पुराने ग्रंथ पर गई, राजनीति और दंड नीति के सिद्धांत। वहीं से उन्हें एक नया विचार आया। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, अब की बार मैं बीरबल से ऐसी बात कहूंगा जहां न बुद्धि, न तर्क, न मजाक, कुछ भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। उन्होंने घंटी बजाई। दरबान अंदर आया। बीरबल को बुलाओ, आज दरबार समय से पहले लगेगा। थोड़ी देर में दरबार सजा। मोती जड़ित सिंहासन पर अकबर बैठे थे। चारों ओर मंत्री, कवि, सेनापति और दरबारी खड़े थे। बीरबल अंदर आए और झुककर बोले, जहां बादशाह अकबर की आवाज हो वहां बीरबल की उपस्थिति अनिवार्य है। अकबर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने मुझे चकित कर दिया था, पर आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो न सिर्फ बुद्धि बल्कि हृदय की परीक्षा लेगी। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर उठे और बोले, मेरी चुनौती है, ऐसी सजा बताओ जो सबसे कठोर हो पर किसी को दुख न पहुंचे। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। तानसेन ने वीणा के तार ढीले छोड़ दिए। राजा टोडरमल ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तो असंभव है, क्योंकि सजा का मतलब ही होता है दुख देना। तो ऐसी सजा कैसे हो सकती है जो कठोर भी हो और किसी को दुख भी न पहुंचे? बीरबल मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा गंभीर था। वे समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य चुनौती नहीं है। उन्होंने झुककर कहा, जहां सजा की बात हो वहां न्याय का मोल भी होता है। हुजूर, मैं 3 दिन का समय मांगता हूं, ताकि ये सजा न केवल उचित हो बल्कि आपकी सोच के योग्य भी हो। अकबर ने सिर हिलाया। 3 दिन है तुम्हारे पास, बीरबल। अगर उत्तर नहीं दिया तो इस बार तुम्हें वही सजा भुगतनी पड़ेगी जो तुम सुझाओगे। दरबार में हल्की हंसी गूंजी, मगर बीरबल का चेहरा गंभीर रहा। रात का समय था। चांदनी महल की दीवारों पर फैल चुकी थी। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठे थे। उनके मन में सवाल गूंज रहा था। कठोर सजा, लेकिन बिना दुख के। उन्होंने अपने सेवक गोपाल को बुलाया। गोपाल, बताओ, अगर किसी ने गलती की हो तो उसे बिना दुख दिए कैसे सुधारा जा सकता है? गोपाल ने भोलेपन से कहा, मालिक, शायद उसे शर्मिंदा कर दो पर अपमानित नहीं। बीरबल मुस्कुराए। शर्म में सुधार छिपा होता है, अपमान में बदला। वे समझने लगे थे कि शायद सजा का मतलब हमेशा दर्द नहीं होता। कभी कभी सजा वो होती है जो मन को आईना दिखा दे। दूसरे दिन बीरबल सादा कपड़ों में शहर की गलियों में निकले। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपने नौकर को डांट रहा है। तू मूर्ख है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। नौकर की आंखों में आंसू थे। बीरबल पास गए और बोले, भाई, अगर ये नौकर इतना मूर्ख है तो फिर तुम इतने समझदार क्यों नहीं कि उसे सुधार सको? व्यापारी चुप हो गया। नौकर ने आभार से देखा। बीरबल ने सोचा, कभी कभी सजा किसी को दी नहीं जाती बल्कि खुद को दिखा दी जाती है। उन्होंने तय किया कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को भीतर से झकझोर दे पर चोट न पहुंचाए। तीसरे दिन सुबह बीरबल एक बूढ़ी महिला से मिलने गए जो मंदिर के पास बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती थी। उन्होंने पूछा, माई, अगर कोई बच्चा गलती करे तो क्या उसे मारा जाए? वो मुस्कुराई, नहीं बेटा, उसे बस ये कह दो कि अब तुमसे मुझे उम्मीद नहीं रही। यही शब्द उसकी नींद उड़ा देंगे और वो खुद सुधर जाएगा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यही है सजा, जिसमें आंसू न हो पर असर गहरा हो। 3 दिन बीत चुके थे। अकबर दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की चुनौती झलक रही थी। बीरबल भीतर आए, झुके और बोले, हुजूर, मैंने आपकी चुनौती का उत्तर ढूंढ लिया है। अकबर मुस्कुराए। तो बताओ बीरबल, क्या है वो सजा जो सबसे कठोर हो और फिर भी किसी को दुख न पहुंचे? बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसी सजा ये है, मौन। किसी अपराधी से बात न करना, उसे अनदेखा करना, उसे एहसास दिलाना
कि अब वो अस्तित्वहीन है। ये सजा किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं देती, पर आत्मा को हिला देती है। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने भौहें तानी। मगर मौन से कोई सुधार कैसे होगा? बीरबल बोले, हुजूर, जब इंसान को किसी और की डांट मिलती है, वो विरोध करता है, पर जब उसे कोई कुछ कहता ही नहीं, तो वो खुद से सवाल करने लगता है। यही आत्मा की सजा है, जिसमें दर्द है मगर कोई चोट नहीं। अकबर चुप हो गए। उनकी आंखों में गहराई आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि यह सजा सबसे कठोर है, तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर आजमाऊंगा। अगले 3 दिन मैं तुमसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल झुक गए, जैसा महाराज का आदेश। और उसी पल से अकबर ने सचमुच बीरबल से बात करना बंद कर दिया। पहला दिन बीता। बीरबल दरबार में आए, मगर अकबर ने उनकी ओर देखा भी नहीं। कोई सवाल, कोई हंसी, कोई चर्चा नहीं। दूसरे दिन मंत्री बीरबल की ओर देख देखकर बातें करने लगे। अब बीरबल की बारी है समझने की, सजा क्या होती है। तीसरे दिन तक महल का माहौल बदल गया। अकबर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। बीरबल के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने समझ लिया, ये सजा दूसरों से ज्यादा देने वाले के लिए भी कठिन होती है। तीसरे दिन शाम को दरबार फिर लगा। अकबर मौन बैठे थे। बीरबल झुके और बोले, हुजूर, अब मैं समझ गया हूं कि मौन सबसे कठोर सजा क्यों है। ये अपराधी को नहीं, बल्कि दोनों को सजा देती है, क्योंकि मौन में दूरी बढ़ती है और दिल में अनकहे शब्द चुभते हैं। अकबर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तो तुम मानते हो कि तुम्हारा उत्तर सही था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, अब मैं मानता हूं कि सजा का कोई अंत नहीं होता। हर सजा किसी न किसी रूप में 2 दिलों को बांध देती है। अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने फिर जीत हासिल की, पर इस बार तुम्हारी जीत में खुशी नहीं दिखती। बीरबल बोले, क्योंकि हुजूर, सजा चाहे कैसी भी हो, उसमें जीतने वाला भी कभी पूरा खुश नहीं होता। दरबार में कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। हर व्यक्ति सोच में डूब गया। सच में, क्या सजा केवल अपराधी के लिए होती है? रात को जब बीरबल घर लौटे, दरवाजे पर एक पत्र रखा मिला। कोई नाम नहीं था, पर उस पर लिखा था, अगर मौन सजा है, तो क्या कभी ऐसा मौन भी हो सकता है जो न्याय को रोक दे? बीरबल ने पत्र खोला, पर उसमें और कुछ नहीं था। उन्होंने आकाश की ओर देखा। ये सवाल अकबर का नहीं, शायद किसी और का है। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये पत्र मैंने नहीं भेजा, पर यह मेरे कक्ष से निकला है। इसका अर्थ क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, इसका मतलब है कि किसी ने आपकी सजा की सोच को चुनौती दी है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप मौन रहें। अकबर ने गहराई से कहा, तो अब चुनौती हम दोनों के लिए है। महल के पहरेदारों से पूछताछ हुई, मगर कोई नहीं जानता था कि वो पत्र किसने रखा। केवल एक नौकर ने इतना कहा, हुजूर, रात में किसी ने महल के दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनी थी, मगर किसी को देखा नहीं गया। अकबर ने आदेश दिया, उस व्यक्ति को खोजो। शायद अब हमारे खेल का अगला दौर शुरू हो चुका है। बीरबल चुपचाप खड़े रहे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी। शायद अब की बार सजा सिर्फ शब्दों की नहीं, कर्मों की होगी। रात ढल चुकी थी। महल के ऊपर चांद की रोशनी ठहरी थी। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे और बीरबल खिड़की से बाहर देख रहे थे। दोनों के बीच कुछ पल का मौन था। फिर अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, कभी कभी लगता है हर उत्तर हमें एक नए प्रश्न की ओर ले जाता है। बीरबल बोले, सच कहा हुजूर, शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सजा है कि हर उत्तर के बाद भी मन शांत नहीं होता। और तभी बाहर महल के द्वार पर एक सिपाही भागता हुआ आया। हुजूर, महल के पिछवाड़े से एक दूसरा पत्र मिला है। इस बार उस पर लिखा है, सजा अभी बाकी है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा।
दरबार की दीवारों पर सन्नाटा गूंज उठा। बीरबल ने धीरे से कहा, लगता है अब असली खेल शुरू होने वाला है। रात का समय था। फतेहपुर सीकरी का महल गहरी खामोशी में डूबा था। सिपाहियों के कदमों की आहट गलियारों में गूंज रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। एक सिपाही भागता हुआ आया और सम्राट अकबर के सामने झुककर बोला, हुजूर, महल के पिछवाड़े से एक और पत्र मिला है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनका चेहरा शांत था, पर भीतर कुछ हलचल जरूर थी। पत्र में क्या लिखा है? सिपाही कांपती आवाज में बोला, हुजूर, उस पर बस एक पंक्ति लिखी है, सजा अभी बाकी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल, जो अकबर के बगल में खड़े थे, धीरे से बोले, ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ये कोई ऐसा है जो आपकी चुनौतियों को समझता है, शायद आपको चुनौती देना चाहता है। अकबर ने कहा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि के खेल को हमारे जितना जानता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, शायद हुजूर, और सबसे बड़ी बात, वो महल के भीतर तक पहुंच सकता है। अगली सुबह दरबार लगा। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी उपस्थित थे। सभी के चेहरों पर एक ही सवाल था, वो पत्र किसने रखा? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे साम्राज्य में कानून सबके लिए समान है। अगर कोई अपराध करे तो सजा तय होनी चाहिए, पर जब अपराधी अज्ञात हो तो सजा कौन देगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर अपराध छिपा है तो पहले उसका चेहरा उजागर करना होगा। सजा तभी तय होगी जब सच सामने होगा। अकबर ने कहा, तो ठीक है बीरबल, मेरी अगली चुनौती है, जब अपराधी का नाम न पता हो तब सजा कौन देगा? और अगर तुम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि न्याय बिना अपराधी के भी संभव है, तो इस बार सजा तुम्हें ही मिलेगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। यह शासन, न्याय और बुद्धि का संघर्ष था। उस रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। दिए की लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने सोचा, अकबर सही है। अगर अपराधी अज्ञात है तो सजा कैसे दी जा सकती है? पर क्या हर अपराधी सच में अज्ञात होता है, या कभी कभी हम ही देखने से इनकार कर देते हैं? उन्होंने दरबार के रक्षक, सेवक और संदेशवाहकों से पूछताछ शुरू की, पर हर उत्तर एक जैसा था। किसी ने कुछ नहीं देखा, हुजूर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी न देखना, देख लेने से बड़ा झूठ होता है। अगले दिन बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दरबार में एक छोटा सा खेल रखा। उन्होंने कहा, आज हर दरबारी एक सफेद पगड़ी पहनेगा, लेकिन एक व्यक्ति की पगड़ी पर मैं गुप्त रूप से लाल निशान लगाऊंगा। जो उसे देखेगा वो कुछ नहीं कहेगा। सभी ने पगड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद बीरबल बोले, जिसकी पगड़ी पर निशान है वो स्वयं आगे आए। कोई आगे नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए। देखा, अपराधी कभी अकेला नहीं होता। सब जानते हैं कि कोई है, पर कोई बोलता नहीं, और यही सच्चा अज्ञात अपराध है। अकबर गहराई से बोले, मतलब अपराध तभी अज्ञात रहता है जब समाज उसे पहचानने से डरता है। बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ हुजूर, और सजा उसे नहीं, बल्कि उस डर को मिलनी चाहिए जो अपराध को जीवित रखता है। तीसरे दिन दरबार के पीछे के बाग में एक सिपाही को फेंका हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा मिला, जिस पर एक निशान उकेरा था, बी। सबने सोचा ये बीरबल का बी है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्रियों ने फुसफुसाना शुरू किया, क्या ये पत्र बीरबल ने खुद रखवाए हैं? अकबर ने कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें सीधे बीरबल पर थी। बीरबल, क्या तुम्हें इस निशान का कुछ पता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर अपराधी मुझ में तलाशा जा रहा है तो मैं खुद को निर्दोष साबित करने के बजाय सच्चाई खोजने की कोशिश करूंगा। अकबर ने धीरे से कहा, और अगर सच तुम्हारे ही भीतर छिपा हो? बीरबल मुस्कुराए, तो मैं उसे भी सामने लाऊंगा। रात में बीरबल अकेले महल के गलियारे से गुजरे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी,
अकबर के युद्धों की, ताजपोशी की और न्याय की। एक चित्र के नीचे हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था। न्याय हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी बस महसूस होता है। बीरबल ने उस पर उंगलियां फिराई। उन्हें लगा जैसे ये वाक्य हाल ही में लिखा गया हो। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस दीवार के पीछे की जगह खोली जाए। जब पत्थर हटाए गए तो अंदर से एक छोटी सी पेटी निकली। उसमें वही हाथ का लिखा कागज था। सजा देने वाला तभी न्यायी बनता है जब वो खुद को निर्दोष समझना छोड़ दे। बीरबल चौंक गए। ये वही लिखावट थी जो पिछले पत्रों में थी। अगली सुबह अकबर ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने ये पत्र रखे वो हमें परखना चाहता है। शायद वो हमें दिखाना चाहता है कि न्याय का अर्थ सिर्फ सजा नहीं होता। बीरबल ने सिर झुकाया। सही कहा हुजूर। शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी अन्याय का शिकार हुआ है और अब वो हमें हमारी सोच दिखा रहा है। अकबर ने आदेश दिया, महल के हर कोने की निगरानी की जाए और जो भी जरा सा भी संदेहास्पद हो उसे पकड़ा जाए। रात भर पहरेदार तैनात रहे, मगर किसी को कुछ नहीं दिखा। फिर भी सुबह जब अकबर उठे, उनके तकिए पर एक तीसरा पत्र पड़ा था। पत्र पर लिखा था, न्याय की जड़ें तब तक गहरी नहीं होती जब तक सत्ता खुद पर सजा लागू न करे। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। किसकी हिम्मत है ये सब करने की? बीरबल ने कहा, हुजूर, अब समय आ गया है कि हम सजा तय करें, लेकिन किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए जो न्याय को अपनी इच्छा से जोड़ देती है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, सजा खुद को होनी चाहिए, मौन में, आत्मचिंतन में। शायद वही व्यक्ति ये बताना चाहता है कि सत्ता की शक्ति सबसे पहले खुद को परखने में है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बातें सही लगती हैं, लेकिन इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। एक रात जब महल में सब सो चुके थे, बीरबल अकेले पिछवाड़े के गलियारे से गुजरे। उन्होंने देखा, फर्श की एक ईंट थोड़ी ढीली है। जब उसे उठाया तो नीचे एक संकरा रास्ता निकला, महल की नींव के नीचे जाता हुआ। हाथ में दीपक लेकर वे भीतर गए। अंदर एक छोटी सी कुटिया जैसी जगह थी। वहां एक पुराना आदमी बैठा था। उसके पास पुराने कागज और मोमबत्तियां थी। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम? वो बूढ़ा बोला, वही जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। बीरबल आगे बढ़े, क्या तुमने वे पत्र रखे थे? बूढ़ा मुस्कुराया, हां, पर मैं अपराधी नहीं, दर्पण हूं। मैं सिर्फ तुम्हें और अकबर को दिखा रहा हूं कि न्याय का चेहरा कैसा दिखता है जब वो अपने आप से प्रश्न पूछता है। बीरबल चुप रहे। बूढ़े ने आगे कहा, सजा कभी किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती। सजा हमेशा उसके भीतर के अंधे हिस्से को दी जाती है। बीरबल ने वो बात अकबर को बताई। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, शायद उस व्यक्ति की बात गलत नहीं। सच्चा सम्राट वही है जो खुद अपने निर्णयों पर सवाल कर सके। बीरबल बोले, तो क्या हम उसे सजा देंगे? अकबर ने हल्के स्वर में कहा, नहीं बीरबल, हम उसे आजाद छोड़ेंगे, क्योंकि उसने हमें दिखाया है कि सजा सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी हो सकती है। दरबार में सभी स्तब्ध थे, लेकिन उसी रात जब पहरेदारों ने उस गुप्त जगह को फिर देखने की कोशिश की, वो रास्ता गायब था। ईंटें फिर से जड़ी हुई थी, जैसे वो कभी खोला ही न गया हो। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि न्याय के नाम से एक नया हॉल बनाया जाए, जहां हर नागरिक अपनी बात खुलकर कह सके, बिना डर के, बिना सजा के भय के। बीरबल ने उस जगह का नाम रखा सत्य सभा। लेकिन उसी रात जब बीरबल अपने घर लौटे तो उन्हें दरवाजे पर एक और पत्र मिला। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, खेल अभी बाकी। बीरबल ने वो पत्र लिया, दीपक के पास रखा और लंबी सांस ली। अब मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ अकबर की नहीं बल्कि पूरे राज्य की परीक्षा है। उन्होंने पत्र आग में डाला, मगर शब्द धुएं में भी साफ दिख रहे थे। अगली सजा तय नहीं होगी,
बल्कि चुनी जाएगी। अगले दिन जब सूरज निकला, फतेहपुर सीकरी शांत था। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे, बीरबल उनके सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक अनकहा प्रश्न था। अकबर बोले, बीरबल, क्या हम सच में समझ पाए कि सजा किसे दी जानी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, शायद नहीं हुजूर, क्योंकि कभी कभी अपराध न दिखने वाला होता है और सजा महसूस की जाने वाली। अकबर ने धीरे से कहा, तो क्या ये खेल अब खत्म हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, जब तक कोई सच्चाई बाकी है तब तक खेल खत्म नहीं होता। महल की खिड़कियों से हवा चली, मेज पर पड़ा दीपक बुझ गया और दरबार की दीवारों पर वही 3 शब्द फिर से लिखे पाए गए, सजा अभी बाकी। महल की दीवारों पर वही पुरानी तस्वीरें थीं, वही ऊंचे दरवाजे थे, वही गलियारे, पर हर किसी की आंखों में अब प्रश्न था, सजा अभी बाकी किसने लिखी थी? अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनकी मुद्रा गंभीर थी। बीरबल उनके सामने खड़े थे, चेहरा शांत पर आंखों में विचारों का भार छिपा हुआ था। पिछले पत्रों के बाद अकबर ने निर्णय लिया था कि राज्य में ऐसे कई उपाय लागू किए जाएंगे जिससे किसी भी तरह की गुप्त दिशानिर्देश या खतरे का पता लगे। पर साथ ही उनके मन में यह भी उठ रहा था, क्या वो व्यक्ति केवल उन्हें आजमाना चाहता है या राज्य को कोई संदेश दे रहा है? अकबर बोले, बीरबल, इस खेल का उद्देश्य क्या है? क्या ये व्यक्ति हमें ज्ञान देना चाहता है या हमें कारण बताना चाहता है कि हमारी सजा कैसे निष्पक्ष है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, कभी कभी लोग सवाल पूछकर ही सजा का अर्थ समझाते हैं। ये कोई सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं लग रहा। वो किसी बात को समझना चाहता है और हमें भी वो समझना होगा। अकबर ने कहा, तो इस बार मैं राज्य से अपील करता हूं, जो भी नागरिक जानता है बोल कर आए। मैं चाहता हूं कि हम खुले दिल से सुने, पर साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि ये खेल अनदेखा न रहे। इसके बाद अकबर ने घोषणा की कि 5 दिनों का समय दिया जाए। जो कोई भी इस रहस्य का हल जानता है या किसी संदिग्ध की जानकारी रखता है, वो खुलकर सामने आए। राज्य के हर गांव और शहर में संदेश पहुंचाया गया। ये संदेश केवल सजा के बारे में नहीं था। ये प्रश्न था कि न्याय क्या है और कौन न्याय देता है जब अपराधी दिखता ही नहीं। राज्य के ऊपरी हिस्सों में ये खबर बड़ी तेजी से फैल गई। किसान, व्यापारी, सिलाई करने वाली और वे लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, सबको इस खबर ने प्रभावित किया। कुछ बोले, ये व्यक्ति ही क्या कह रहा है? क्या उसे न्याय के बारे में इतना गहरा ज्ञान है? कुछ लोगों ने कहा, यह खतरे की बात है, शायद कोई विरोधी कर रहा है। पर कई लोग चुप रहे, क्योंकि गांवों में ऐसे डर के कारण चीजें बोली नहीं जाती थी। एक छोटे से गांव में, जहां एक चौथाई गांव राशन दुकान से जुड़ा था, वहां की बुजुर्ग महिला राधा रोज शाम को चौपाल में बैठकर बातें सुनती थी। जब संदेश पहुंचा तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी, पर राधा ने कहा, सजा वो है जो दिल पर असर करे, और अगर कोई सतह से अज्ञात है तो उसका असर घर घर में होगा। हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए कि क्या हम सब उस सजा के हिस्सेदार तो नहीं। उसकी बात कुछ लोगों को तिल मिला गई, पर कई लोगों ने माना कि शायद सच में न्याय का अर्थ सिर्फ कानून नहीं है, ये समाज का विवेक भी है। इस छोटे से गांव से एक युवक, नाम था गोविंद, जिसने पहले कभी महल की ओर देखा ही नहीं था। उसने तय किया कि वो राजधानी जाएगा और जो कुछ भी मालूम है वो बताएगा। उसकी आंखों में एक सच्ची बेचैनी थी। ऐसा लगा मानो वो कुछ भारी बात अपने भीतर दबाए हुए हो। गोविंद ने परिजनों से विदा ली और राजधानी की ओर रुख किया। रास्ता लंबा था, पर उसके मन में एक वेदना थी जिसे कहकर वो हल्का होना चाहता था। उसे लगा कि यदि वो सच बताएगा तो शायद कुछ बदलेगा। उस समय उसे नहीं मालूम था कि वो महल की उन दीवारों को छू लेगा जिनसे राज छिपे हुए थे। राजमार्ग पर एक एक गांव से गुजरते हुए उसने सुना कि महल में लोग सन्न हैं। कई बार लोग उसकी ओर देखकर चुप हो जाते, कुछ लोग मुस्कुराकर कहते,
इधर आओ और जो खेल है समझो। पर गोविंद को मालूम था कि उसे अपने भीतर की बात बतानी है और वो डर नहीं सकता। उसने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगा तो मैं भी उस अपराध का हिस्सा बन जाऊंगा। और इसलिए वो भागदौड़ नहीं करता रहा। उसका कदम ठहरा हुआ, पर इरादा दृढ़ था। जब वो महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर भीड़ थी। आपसी चर्चा, अफवाहें और कई तरह की बातें। पर गोविंद का लक्ष्य सिर्फ एक था, बीरबल तक पहुंचना और सच बताना। उसने सोचा, हो सकता है कि मैं महल में किसी और को भी दोष दे, पर सच कहना जरूरी है। ये सोचकर उसने अपने साथ की एक छोटी सी लकीर लेखी हुई चिट्ठी निकाली और महल के द्वार पर खड़े एक संदेशवाहक को दी। अनुरोध किया कि उसे बीरबल के पास पहुंचाया जाए। बीरबल उस समय दरबार की तैयारी में व्यस्त थे, पर इन्हीं व्यस्तताओं के बीच उन्होंने गोविंद की चिट्ठी देखी। उसने कहा, इसे अंदर आने दो। गोविंद को महल में प्रवेश करने का अधिकार मिला और वो बड़े सम्मान के साथ बीरबल के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक प्रकार का डर और उम्मीद दोनों थे। बीरबल ने पूछा, बेटे, क्या बात है? तुम इतने दूर से क्यों आए हो? गोविंद ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं वो जो कुछ समय पहले एक चोरी के समय मौके पर था। मैं चुप रहा, पर अब मैं नहीं रह सकता। उसने महल की ओर देखा और कहा, मैंने देखा था कि कुछ लोग रात में आते थे और कुछ कागज वहां छुपा कर जाते थे। मैंने देखा पर नहीं बोला, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे परिजन को कुछ होगा। पर अब जब आप सब खोज में पड़े हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, तुमने किसे देखा? किस समय? गोविंद ने बताया कि 3 रातें पहले उसने एक झुंड जैसा देखा। 2 लोग उनकी अंगराई पर खड़े थे और एक व्यक्ति ने वहां पर कुछ रखा। पर गोविंद नाम तक नहीं बता पाया, क्योंकि वो अंधेरे में था और दूर था। बस उसे एक तरह का संकेत मिला। किसी ने धीमी आवाज में सजा अभी बाकी कहा था। बीरबल गूढ़ भाव से सोचा। उसके मन में एक बात आई, अज्ञात अपराधी सच में अज्ञात नहीं रह सकता अगर लोग डर छोड़ दें। गोविंद के बयान के बाद अकबर ने आदेश दिया कि उसी रात सिपाहिया उस बगीचे और पिछवाड़े की चौकसी करें जहां पत्र रखे गए थे। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों से पूछताछ करने को कहा जो रात में बाहर निकले थे। चमन वाले, बगीचे के रखवाले, नाइट वॉच और पेड़ पौधों को काटने वाले मजदूर। पर हर कोई कहने लगा, नहीं हजूर, हमने कुछ नहीं देखा। कुछ लोग डर से सहम रहे थे, कुछ लोग शर्मिंदा से चुप थे। उसी दौरान बीरबल ने महल के पुराने रिकॉर्ड देखे, पिछले दशकों के अनुकरण, शिकायतें और कई बार छोटे मोटे शब्द जो लोगों ने लिखे थे पर कुछ हुआ नहीं था। उसने देखा कि एक समय ऐसा आया था जब कुछ समाज के लोगों के खिलाफ आवाजें आई थी, पर वे आवाजें दबा दी गई थी। बीरबल समझ गया, ये जो सजा अभी बाकी लिख रहा है वो शायद उन आवाजों का प्रतिध्वनि है। वो सोच रहा था कि शायद ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आता है जो न्याय नहीं पाए हुए लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अकबर ने तुरंत अगले कदम के रूप में सत्य सभा की स्थापना की। एक ऐसी सभा जहां कोई भी बिना भय के आकर अपनी बात रख सकता है। सभा की घोषणा शहर शहर, गांव गांव पहुंची। कुछ लोगों ने इससे राहत महसूस की, पर कुछ लोगों ने कहा, यह सब दिखावा है। क्या सच में हम यहां उन सभी की बात सुनेंगे जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं? बीरबल ने कहा, हम सुनेंगे, और सुनने के बाद हम देखेंगे कि क्या जो लिखा गया वह किसी की आवाज है या किसी के मन की पीड़ा। सत्य सभा का पहला दिन था और महल के बाहर लंबी कतार लग गई। हर किसी के चेहरे पर आशा और डर का मिश्रण था। कुछ ने छोटे छोटे किस्से बताए, जिनमें घरेलू अन्याय, जमीन के झगड़े और नौकरी के बहाने निकाले गए लोगों की कथा थी। इनमें कुछ बातें छोटी लगती थी, पर जब वे मिलकर एक बड़े पैटर्न का संकेत देती थी, तब समझना आसान था कि किस तरह से समाज में कुछ लोग हमेशा चुप रह जाते हैं। सत्य सभा में एक बुजुर्ग वृक्ष की छाव से
एक मध्यम प्रकार का व्यक्तित्व आया। उसकी चाल धीमी पर भाषा प्रभावी थी। वो स्वयं को राजकुल का एक सदस्य बताने लगा, एक छोटे से पूर्व यूपी के राजघराने से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र था। उसने कहा कि वर्षों पहले उसके गांव से कुछ अन्याय हुआ था। उस समय उसने आवाज उठाने की कोशिश की पर उसकी आवाज दबा दी गई। उसने कहा, मैं आज यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने देखा कि वही जैसी घटनाएं अब भी होती है। जब मैंने महल के किनारे देखा तो वहां पुराने लोग और नौजवान चुप थे। राजेंद्र की बातों में ऐतिहासिक दर्द झलक रहा था। उसने बताया कि किस तरह जमीनें जब्त की गई थी, किस तरह लोगों को रोजगार से निकाला गया था और किस तरह न्याय के नाम पर सन्नाटा आ गया था। उसकी बातों में वही राग था जो पिछले पत्रों का संकेत था, सजा अभी बाकी है। अकबर ने बिना क्रोध के पूछा, तो तुम किसे दोषी मानते हो? राजेंद्र ने कहा, दोषियों के नाम नहीं बदलते। दोष समाज का भय है। वही वजह है कि लोग बोल नहीं पाते। बीरबल ने ध्यान से सुना और कुछ कलम से रिकॉर्ड किया। फिर उसने कहा, हमें दोषी ढूंढने हैं तो ये देखना होगा कि किसने लोगों को चुप रखा और क्यों। सत्य सभा के अगले हफ्ते में कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों ने बताया कि किस तरह से पुराने फैसलों ने उनकी पीढ़ियों को प्रभावित किया। बीरबल ने देखा कि हर कथानक में एक सामान्य धागा था, डर। लोग डर के कारण कुछ नहीं कहते थे। डर सत्ता से, डर समाज के बदनाम होने से, और अक्सर डर इस बात का कि उनके अपने पर क्या असर पड़ेगा। यही डर वास्तव में उस अज्ञात अपराधी को अस्तित्व में रखता था। अपराधी अज्ञात इसलिए था कि समाज आंखें बंद कर लेता था। अकबर ने यह समझ लिया कि सजा देने का पहला कदम है लोगों का भय हटाना। इसलिए उसने आदेश दिया कि सत्य सभा को सुरक्षा दी जाए। किसी भी प्रकार की धमकी मिलने पर तुरंत पूरे राज्य में सूचित किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई होगी। साथ ही लोगों के लिए गोपनीय शिकायत का प्रावधान किया गया ताकि वे बिना नाम बताए अपनी बात रख सकें। ठीक उसी समय जब लग रहा था कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, महल के तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक में कुछ पुराने विवाद, हस्ताक्षर और एक सूची थी। उस सूची में कुछ जमीनों के नाम और उन पर किए गए निर्णयों का जिक्र था। साथ ही एक पन्ने पर लिखा था, जिसने पहले कहा था कि न्याय बाजार पर बिकता है, उसे भी एक दिन सजा मिलेगी। पर किसे? ये लाइन किसी के गुस्से का संकेत थी और साथ ही एक प्रतिशोध भी। बीरबल ने तुरंत जांच कराई कि उन निर्णयों में किसका हाथ था और कौन लाभान्वित हुआ। वो सूची छोटे छोटे व्यवसायियों की मुश्किलों को दर्शा रही थी और सूची में कुछ नाम ऐसे थे जो आज भी प्रभावी और लोभ लोलुप ताकतों से जुड़े हुए थे। बीरबल को आशंका हुई कि शायद वही लोग हैं जिनके कारण लोगों ने चुप्पी साधी थी। पर किसने पत्र रखे, ये अभी भी अज्ञात था। एक रात एक महल सेवक, बड़ा ही शांत स्वभाव का, जिसका नाम मोहन था, बीरबल के पास आया। मोहन बार बार देखभाल करता और अक्सर महल की गुप्तियों को अनजाने में सुन लेता। उसने कहा, महाराज, मैंने कुछ देखा और मैं डरता नहीं, पर पहले मैं भी चुप था। मोहन ने बताया कि उसने एक रात कुछ आवाजें सुनी। कुछ लोग तहखाने के पास मिले थे और वे बातचीत कर रहे थे। मोहन ने कहने में झिझकते हुए कहा, मैंने देखा कि उनमें से एक ने कहा, हमारा राज बना रहेगा। वे चिल्लाते रहेंगे पर कुछ बदलेगा नहीं। मोहन की आंखों में डर और पछतावे का मिश्रण था। मोहन की बातों से बीरबल ने महसूस किया कि महल के कुछ भीतरी लोग भी घटनाओं से जुड़ सकते हैं, पर वो इतना सरल मामला नहीं था कि किसी एक को दोष दे दिया जाए। बीरबल समझ गया कि रचना बड़ी जटिल है। किसी ने लोगों को डराया हुआ है, किसी ने उन डर को अपने हित के लिए रखा हुआ है और कुछ लोग संपत्ति के लिए या सत्ता के लिए उनका साथ दे रहे हैं। ये सब सुनकर अकबर ने निर्णय किया कि सजा का स्वरूप बदलना चाहिए। अब तक सजा का मतलब अक्सर दंड था, चारपाई हटाना, जुर्माना
या कारावास। पर अब अकबर ने कहा, हम ऐसी सजा खोजेंगे जो समाज को संदेश दे पर किसी निर्दोष को न छुए। बीरबल ने सुझाव दिया कि सजा सार्वजनिक चेतावनी जैसी हो, पर निर्दोषों को कोई नुकसान न पहुंचे। पर फिर सवाल आया, क्या चेतावनी प्रभावी होगी या लोग फिर भी डर से चुप रहेंगे? बीरबल ने कहा, आम चेतावनी से काम नहीं चलेगा। सजा का अर्थ है कि आप उस बुराई को काटें जो लोगों को चुप रखती है। हम उन लोगों को नाम से नहीं बल्कि उनके काम से नापेंगे, जिन्होंने लोगों को डराया, दबाया या हेरफेर किया। अकबर ने कहा, पर कैसे? बिना किसी कानूनी गलती के? बीरबल ने चुटकी ली, हमें समाज की मदद चाहिए, ऐसी सजा जो समाज स्वयं दे। अकबर ने सत्य सभा के माध्यम से निर्णय लिया कि 1 सप्ताह के भीतर हर इलाके में विशुद्ध रूप से स्थानीय गठबंधन बनाए जाएं। वे गठबंधन उस इलाके की छोटी छोटी समस्याओं का सार्वजनिक समाधान करेंगे और प्रदर्शन के रूप में उन नामों की सूची बनाएंगे जिनकी निर्णयों से लोगों का नुकसान हुआ। पर यह सूची कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं होगी। ये केवल सामाजिक चेतावनी होगी, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा परिवार या कौन सी संस्था उन पर अनुचित दबाव डाल रही थी। ये कदम कुछ लोगों को दुखी कर सकता था, पर अकबर ने कहा, यह तो सिर्फ सच एकत्र करने का तरीका है, सजा नहीं, चेतावनी है। पर जैसे ही ये कदम लागू हुआ, कुछ ताकतें हिली। उन्होंने कहा, यह हमारे सम्मान पर चोट करेगा, और कई लोगों ने चुप्पी साधना जारी रखा। किसी का डर जीत रहा था और किसी का स्वार्थ। वही कुछ लोगों ने साहस दिखाया। छोटे दुकानदारों ने खुलकर कहा कि किस तरह जमीन के बड़े मालिकों ने उन्हें धमकाया था। स्कूल के मुख्याध्यापक ने बताया कि किस तरह कुछ परिवारों ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकाया। धीरे धीरे पैटर्न साफ होने लगा। सन्नाटा तोड़ने का असर था, पर असली चेहरे अभी भी छिपे हुए थे। एक रात एक छोटी सभा हुई। उन लोगों में कुछ किसान, कुछ नौजवान और एक चाय वाला भी था। वे सभी चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर किसकी नजर है, पर कानून से कुछ नहीं होगा अगर हम खुद नहीं बोलेंगे। एक नौजवान ने कहा, क्या हम सब मिलकर उन लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे? बूढ़े ने कहा, बहिष्कार से कुछ नहीं होगा, हमें सच्चाई सामने रखनी होगी, नाम के साथ प्रमाण चाहिए। वे जानते थे कि प्रमाण ढूंढना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों के पास पुराने दस्तावेज थे और कुछ के पास यादें। पर सबसे कठिन बात यह थी कि जो लोग इन ताकतों के नजदीक थे, वे ही असल में सब कुछ जानते थे, और वे भी चुप थे। ये वैसा था जैसे अज्ञात अपराधी आम नहीं था। वो समाज की एक परत का हिस्सा था जिसे निकालना आसान नहीं था। बीरबल ने एक नया प्रयोग सोचा। उसने सभी छोटे गांवों के बुजुर्गों को बुलाकर पूछा कि क्या कोई पुराना झगड़ा था जिसे उन्होंने कभी दर्ज नहीं कराया। उसने कहा, हमें छोटी छोटी चीजें जोड़नी होंगी, तभी बड़ा चित्र सामने आएगा। धीरे धीरे सूचनाएं आई। जिन जिन परिवारों ने अन्याय बोला था, उनमें से कुछ के दस्तावेज मिले, कुछ लोगों के पास गवाह थे। एक जगह एक तालाब की मिट्टी की गुणवत्ता बदल गई थी, क्योंकि शक्तिशाली लोगों ने नाले मोड़ दिए थे। इन सबको जोड़ते हुए बीरबल ने एक मानचित्र बनाया। ये मानचित्र दिखा रहा था कि किस इलाके में सबसे अधिक दबाव था। मानचित्र के आधार पर बीरबल ने कहा, अब जो कार्यवाही होगी वो सामाजिक प्रकृति की होगी। हम उन लोगों के विरुद्ध जन सम्मेलन करेंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सवालों का सामना करना होगा। हम सजा नहीं देंगे, पर हम उनका नाम जगत के सामने रखेंगे, जिससे वे अपने व्यवहार का जवाब दें। अकबर ने निर्णय दिया कि पहली सार्वजनिक पूछताछ महल के बाजार में होगी, जहां सभी लोग आकर देख सकें। उस दिन बाजार में भीड़ लगी। बाजार की दुकानों पर लोग खड़े थे और महल के दरवाजे से छोटे छोटे मंच पर कुछ लोगों को बुलाया गया, जिनके खिलाफ शिकायतें थी। उन लोगों के चेहरे सधे हुए थे, कुछ को घबराहट थी और कुछ को क्रोध। पहले व्यक्ति के सामने जो शिकायत थी वो जमीनों की थी
किसान बोल रहे थे कि उनकी जमीनें कट गई थी। जब सवाल उठे तो व्यक्ति चुप नहीं रहा, पर उसका बचाव हल्का गलत निकला। भीड़ ने सुनकर संदेह प्रकट किया। कुछ आवाजें उठीं, क्या आपने कभी इनकी सुनवाई की? ये दिन बड़ी हिम्मत वाला था। लोगों ने देखा कि सजा सिर्फ कानूनी दंड नहीं, पहचान और जवाबदेही भी है। पर इस सार्वजनिक सामना का एक परिणाम यह भी हुआ कि कुछ लोग विरोध में खड़े हो गए। कुछ बड़े परिवारों ने कहा कि ये सब बदनामी है। उन्होंने विरोध किया और कहा, आप लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है बिना ठोस सबूत के। भीड़ में कुछ विरोधी भी नजर आए, पर इसमें अब शक्ति थी। लोगों की बोलने की हिम्मत बढ़ रही थी। साथ ही कुछ लोग डर रहे थे कि क्या उनका विरोध किसी तरह की सजा का कारण बनेगा। बीरबल ने इसे समझते हुए कहा, डर खत्म नहीं हुआ, पर अब उस पर वाद विवाद चल रहा है। वही बदलाव है जो हमने चाहा था। सजा वही होगी जो समाज तय करेगा, पर यह सजा अब अज्ञात नहीं रह सकती। ठीक उसी समय जब यह बदलाव चल रहा था, एक नई चीज उभरी। महल के एक दरवाजे के पास अचानक कुछ जले हुए कागज मिले। उन पर कुछ पुराने आदेशों की प्रतियां थी, और इन आदेशों में उन नामों का जिक्र था जिन्हें पहले लोगों ने दबा दिया था। इसे देखकर कई लोगों ने कहा, यह सब किसी की चाल है। वे कहते हैं कि हम सच बोले पर फिर अंधेरे में पुराने दस्तावेज जल जाते हैं। बीरबल ने समझा कि विरोधी अब मुखर नहीं रह सकते। वे ऐसे खेल खेलेंगे जिसमें सही दस्तावेजों को मिटाया जाएगा। पर बीरबल ने कहा, हमारे पास अब गवाह है और लोगों की यादें भी हैं। आप दस्तावेज जला सकते हो पर यादें नहीं। धीरे धीरे, एक एक करके सच्चाइयां खुलने लगी। कुछ लोग अपने नाम के सामने खड़े हो रहे थे और अपने किए पर माफी मांग रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वे दबाव में थे और उन्होंने गलतियां की। कुछ मामलों में अकबर ने कानूनी कार्रवाई की, पर कई मामलों में मात्र सार्वजनिक चेतावनी और जनसम्मुखी निंदा ही काफी रही, क्योंकि समाज ने तय किया कि जिन लोगों ने पिछले वर्षों में अपमान और अन्याय किया है, उन्हें अब जवाबदेही दिखानी होगी। पर अभी भी उस अज्ञात लेखक का चेहरा सामने नहीं आया। पत्र आते रहे, पर अब पत्रों की भाषा बदल गई। वे ज्यादा उलझे हुए नहीं रहे। वे अब अक्सर लोगों को आगे बढ़ने और सच्चा बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। किसी ने अनुमान लगाया कि वही व्यक्ति अब लोगों के अंदर की बात को बाहर लाना चाहता है, न कि महल को नुकसान पहुंचाना। फिर एक दिन महल में फिर से पत्र मिला, पर इस बार पत्र किसी की ओर उंगली नहीं उठा रहा था। उसमें लिखा था, अब जब आप जाग गए हैं, देखें कि कौन बचा है। यह वाक्य छोटे और तीव्र था। बीरबल ने इसे ध्यान से पढ़ा और कहा, यह कहना है कि अब जब आपने समाज को जगाया है, तो अब यह देखिए कि किसे अब भी लगता है कि वे अछूते हैं। अकबर ने कहा, हम उन्हें भी बाहर निकालेंगे। पर बीरबल चुप था। उसने कहा, निष्कर्ष करने से पहले हमें और सुनना होगा। कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं और वे डर के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं। कई हफ्तों की सतत जांच और सत्य सभा के बाद भी एक बात साफ रही, खेल खत्म नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने सजा अभी बाकी लिखा था, वो किसी संकेत या संदेश के रूप में काम कर रहा था, पर उसका मकसद साफ नहीं था। क्या वो व्यक्ति बदल चाहता था? क्या वो केवल खींचतान कर रहा था? क्या उसकी उपलब्धियां समाज के लिए लाभकारी थी या सिर्फ भ्रम फैला रही थी? एक रात जब महल शांत था, बीरबल खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन पूछा, क्या सजा देना वास्तव में न्याय है, या क्या न्याय का अर्थ समाज को आत्मनिरीक्षण कराना है? तभी दूर से कोई सिपाही आकर बोला, हुजूर, तीसरा पत्र मिला है। बीरबल ने धीरे से कहा, फिर से? सिपाही ने कहा, हां, पर इस बार कुछ लिखा नहीं है। बस महल के मैदान से एक चिन्ह उकेरा गया है। सभी लोग वहां पहुंचे और देखा कि मैदान के मध्य में एक वृक्ष के नीचे किसी ने मिट्टी में बड़े अक्षरों से कुछ उकेरा था, खेल अभी बाकी। अकबर ने आंखें बंद की और कहा, तो ये खेल अब और लंबा निकलने वाला है।
बीरबल मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में हल्की चिंता भाव भी था। उसने कहा, खेल लंबा है, पर अब ये खेल अकेले नहीं है, ये समाज का खेल है। और उसी रात महल की खिड़की से आखिरी विचार घुलते हुए लगे, जैसे आने वाला कुछ बड़ा है, पर क्या बड़ा होना है, ये नामजद नहीं था। सारे दरबार में बस एक ही बात गूंज रही थी, खेल अभी बाकी। राजा अकबर अपने कक्ष में चिंतन में डूबे थे। बीरबल सामने बैठे थे, पर इस बार उनके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान नहीं थी जो अक्सर रहती थी। ये खेल अब मनोरंजन से आगे बढ़ चुका था। इसमें अब सवाल था राज और न्याय का। अकबर बोले, बीरबल, क्या यह संभव है कि कोई इतना चालाक हो कि हमारी निगाहों से बचकर महल की दीवारों पर संदेश लिख जाए? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, चालाक वही होता है जो सच बोलता है, पर इस तरह कि लोग उसे झूठ मान ले। ये व्यक्ति हमें चुनौती नहीं दे रहा, हमें आईना दिखा रहा है। अकबर ने भौहें तानी। आईना? किस बात का? बीरबल बोले, उस सजा का जिसे हम वर्षों से न्याय मानते रहें। हो सकता है उसने जो लिखा, सजा अभी बाकी, उसका मतलब यह हो कि जो लोग अन्याय के शिकार हुए, उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला। अकबर की आंखों में गहराई उतर गई। वो बोले, तो अब वक्त है कि इस सच्चाई का चेहरा देखा जाए। अगले दिन सत्य सभा में बड़ी भीड़ थी। राज्य भर से लोग आए थे, कुछ डर के मारे, कुछ उम्मीद लेकर। सभी एक ही प्रश्न लिए आए थे, क्या सच में अब न्याय होगा? पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, हमारे गांव में तालाब की जमीन बड़ी जमींदारों ने हथिया ली। दूसरा बोला, हमें जबरन कर बढ़ाया गया, और जब हमने कहा तो हमें झूठा ठहराया गया। तीसरा व्यक्ति, जो वर्षों तक सैनिक रहा, बोला, हमारे परिवार को गुजारे का हक नहीं मिला, जबकि हमने जंग में जान दी। बीरबल ने हर बात को ध्यान से सुना। हर शिकायत में एक समानता थी। कहीं न कहीं सत्ता या ताकत ने किसी कमजोर का हक छीना था। अकबर के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो बोले, क्या मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये आपका राज्य है, पर जनता उसका प्रतिबिंब है। अगर यहां दर्द है, तो वो राजगद्दी तक पहुंचना ही चाहिए। उसी दोपहर दरबार में एक आदमी आया, फटे कपड़ों में, सफेद बालों वाला, झुका हुआ, पर आंखों में तेज। सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने कहा, मुझे बीरबल से मिलना है। जो खत लिखे गए, वे मेरे थे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने संकेत किया, उसे आने दो। वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे भीतर आया, झुका और बोला, मेरा नाम फरीद है, हुजूर। मैं कभी इसी महल में दरबारी लेखक था। वर्षों पहले मैं एक मामले में अन्याय का शिकार हुआ। मैंने सच लिखा था, पर मेरे लिखे दस्तावेज जला दिए गए। तब से मैंने प्रण लिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक सच्चाई को उसकी जगह न मिले। बीरबल ने पूछा, तो ये सारे खत तुम्ही ने रखे? फरीद ने सिर झुका दिया। हाँ हुजूर, मैं अपराधी नहीं था। मैं केवल चाहता था कि किसी दिन मेरे शब्द सुने जाए। अकबर उठ खड़े हुए, तो तुमने महल की दीवारों पर, गलियारों में, मेरी नींद में भी सवाल लिख दिए। फरीद बोला, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी जहां सच को जगह मिले। बीरबल ने धीरे से कहा, वो सजा अभी बाकी तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि हमारे लिए था। अकबर ने उसे बैठने का आदेश दिया। फरीद ने अपनी कहानी सुनाई। वर्षों पहले वो महल में अकाउंट रजिस्टर देखता था। एक बार एक व्यापारी ने टैक्स कम दिखाकर राजकोष को धोखा दिया था। फरीद ने सच लिखा, पर व्यापारी किसी मंत्री का रिश्तेदार था। फरीद को झूठा लेखा बनाने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी शिकायत का रिकॉर्ड मिटा दिया गया। वो बोला, हुजूर, मैं आपके दरबार से नहीं, अपने विवेक से लड़ता रहा। मैंने सोचा कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे फांसी दी जाएगी, इसलिए मैंने चुप्पी चुनी और वही मेरी सजा बनी। अकबर की आंखें भर आई। और अब?
फरीद ने कहा, अब मैं बस चाहता हूं कि मेरी सजा खत्म हो, और वो तभी होगी जब इस दरबार में ये स्वीकार किया जाए कि गलतियां राजा से नहीं, लेकिन उसके चुप रहने वालों से होती है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मैं समझा कि असली अपराधी कौन होता है, जो गलती करता है या जो गलती देखता है पर बोलता नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, सजा तभी पूरी होती है जब अन्याय की जड़ें उखाड़ी जाए, और वो केवल सजा से नहीं, सुधार से संभव है। अकबर ने उसी क्षण आदेश दिया कि राज्य के सभी पुराने मामलों की समीक्षा की जाएगी, खासकर वे जिनमें शिकायतों को अनसुना किया गया था। उन्होंने फरीद की तरफ देखकर कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारी नौकरी बहाल की जाती है, और तुम्हारा नाम सत्य सभा के पहले लेखक के रूप में लिखा जाएगा। फरीद ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे। हुजूर, अब सजा पूरी हो गई। उस शाम पूरा शहर रोशनी से भर गया। लोगों ने पहली बार देखा कि दरबार में एक आम आदमी की बात सुनी गई और सच को सम्मान मिला। बीरबल ने मंच से कहा, यह न्याय किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये उस विचार की जीत है जो कहता है कि सत्ता तब तक अधूरी है जब तक वो सुनने की कला न रखे। अकबर ने जनता से कहा, आज से हमारा राज्य इस नियम पर चलेगा, कोई भी अपराधी बड़ा नहीं, कोई भी पीड़ित छोटा नहीं। लोगों ने ताली बजाई, नारे लगाए और बीरबल की बुद्धि की सराहना की। कई वर्षों में पहली बार दरबार के बाहर हंसी और राहत दोनों दिखी। उस रात अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, मैंने कई बार तुम्हें परखा, पर आज मैंने खुद को देखा। सजा देना आसान है, पर उसे सही दिशा देना कठिन। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आज आपने वही किया जो एक सच्चा सम्राट करता है। आपने अपनी गलती स्वीकार की, और यही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बोले, तो अब बताओ, इस खेल का अंत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस खेल का अंत तभी होता है जब न्याय की जरूरत खत्म हो जाए, और जब हर इंसान न्यायपूर्ण हो जाए, तब किसी राजा की भी जरूरत नहीं रह जाती। दोनों कुछ देर मौन रहे। फतेहपुर सीकरी की हवाएं धीमे धीमे बह रही थी। कहीं दूर से अजान की आवाज आई, और दोनों ने महसूस किया, शायद सच्चाई को आवाज मिल गई है। अगली सुबह जब महल में फरीद आया, उसके हाथ में एक और पर्ची थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, अब क्या है? फरीद बोला, ये आखिरी पन्ना है जो मैंने वर्षों पहले नहीं लिख पाया था। उस पर लिखा था, जब राजा अपने दिल से डरना छोड़ देता है, तब उसकी प्रजा डरना भूल जाती है। वही दिन होता है जब सजा पूरी हो जाती है। अकबर ने वो पन्ना महल की दीवार पर लगवा दिया और आदेश दिया कि अब ये पंक्ति वही रहेगी जहां पहले लिखा था, सजा अभी बाकी। लोगों ने देखा, अब वहां लिखा था, सजा पूरी हुई। उस शाम बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। गोपाल पास आया और बोला, मालिक, अब तो सब खत्म हो गया ना? बीरबल मुस्कुराए, हाँ गोपाल, खेल खत्म हुआ, पर याद रखना, सजा खत्म होने का मतलब ये नहीं कि गलतियां खत्म हो गई। इसका मतलब बस ये है कि अब लोग उन्हें छिपाना छोड़ चुके हैं। गोपाल ने पूछा, तो क्या अब कोई और खेल नहीं होगा? बीरबल बोले, जब तक इंसान सोचता रहेगा, नए खेल बनते रहेंगे। लेकिन अगर वो सच बोलना सीख गया, तो खेलों की जरूरत नहीं रहेगी। रात ढल चुकी थी। महल की छत से चांद दिख रहा था। अकबर ने ऊपर देखा। वही आसमान जो कभी उनके दरबार के ऊपर फैला रहता था, अब उसे देखना सुकून दे रहा था। उन्होंने फरीद के शब्द दोहराए, सजा पूरी हुई। बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, और न्याय जीवित रहा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इतिहास के उस पल में, जहां शक्ति और बुद्धि दोनों झुक गए थे, एक सच्चा संतुलन पैदा हुआ था। राज्य ने अपने डर को पहचाना, और राजा ने अपने विवेक को पाया।